अध्याय 73। मेरे 7वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में दरबारी चित्रकार को मेरा एक चित्र बनाने का काम सौंपा गया था, जिसे बाद में पोर्ट्रेट रूम में प्रदर्शित किया जाना था। मिल्टियार्ड्स को छोड़कर शाही परिवार के हर सदस्य का चित्र उस कमरे में लगा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे उसका इरादा राहेल वंश का अंतिम व्यक्ति बनने का था। एक उत्साही पाठक के तौर पर मुझे उसके फैसलों में बोलने का कोई हक नहीं था, लेकिन उसकी बेटी होने के नाते मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। मेरा चित्र जितना संभव हो उतना सुंदर बनाना, मैंने निर्देश दिया। हो बिल्कुल। क्या आप पहले से ही एक परी नहीं हैं, राजकुमारी साहिबा? सही कहा। आपके नैन नक्श पहले से ही उत्तम हैं, हमारे लिए करने को कुछ बचा ही नहीं है। मुझे इन बूढ़े लोगों की मूर्खता समझ नहीं आ रही थी। वे अपनी कला के उस्ताद माने जाते थे, लेकिन जब भी वे मेरे सामने आते तो वे बड़ी सी मुस्कान के साथ मुझे ऐसे लाड करते जैसे मैं उनकी पोती हूं। ओह, वो खाते हुए भी एक परी जैसी दिखती है। वाह, ये दृश्य! मुझे इसे आने वाली पीढ़ियों की प्रशंसा के लिए कैद करना ही होगा। कितनी प्यारी, कितनी मासूम, कितनी सुंदर! क्या सभी कलाकार ऐसे ही होते थे? लूसी, मुझे नहीं लगता कि मुझे कला सीखनी चाहिए, मैंने कहा। मुझे नहीं लगता कि समस्या कला में है, लूसी ने उत्तर दिया। कलाकार बार बार कहते रहे कि मैं सदियों में एक बार मिलने वाली मॉडल हूं, और वे 24 घंटे मेरे पीछे लगे रहते थे। मेरे चित्रों का ढेर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली थी जिसे इस व्यवस्था से दिक्कत थी। उनका मुझे चित्रित करना ठीक था, लेकिन क्या मेरे खाते समय भी मेरे पीछे घूमना कुछ ज्यादा नहीं था? प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। क्या आप इन पीछा करने वालों के बारे में कुछ नहीं कर सकती? मैंने शिकायत की। महाराज ने उन्हें अनुमति दी है, तो कम से कम खाते समय तो उन्हें बाहर निकाल दिया करो। जैसी आपकी आज्ञा, राजकुमारी साहिबा। मैं ज्यादा शिकायत नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं मिल्टियार्ड्स की भावनाओं को समझती थी। यह सुनकर मुझे खुशी हुई कि वो मेरी रोजमर्रा की गतिविधियों का चित्र चाहता था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे मुझे दिन रात उसकी तस्वीरें लेना पसंद था। इस सब का सबसे अच्छा हिस्सा था पारिवारिक चित्र। मैंने मिल्टियार्ड्स को मेरे साथ बैठने के लिए मना लिया था। जब मैंने पहली बार उससे इसके बारे में पूछा था तो उसने साफ इनकार कर दिया था। डैडी, क्या आप मेरे कहने पर भी ऐसा नहीं करेंगे? क्या ये मेरी इकलौती इच्छा होने पर भी नहीं? डैडी, अगर आप अपना चित्र नहीं बनवाएंगे तो मैं भी अपना नहीं बनवाऊंगी। क्या होगा अगर आने वाली पीढ़ियां ये मान लें कि आप बदसूरत थे क्योंकि आपके पास कोई चित्र नहीं है? मुझे आपका एक चित्र चाहिए। यह एक लिमिटेड एडिशन होगा। अंततः मेरी लगातार जिद और धमकियों का रंग आया और वो चित्र बनवाने के लिए सहमत हो गया, लेकिन केवल इस शर्त पर कि वह एक पारिवारिक चित्र होगा। ये अभी भी थोड़ा अजीब था कि उसने अकेले चित्र खिंचवाने से सख्ती से इनकार कर दिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे वो पारिवारिक चित्र मिल रहा था जो मैं चाहती थी। महाराज कृपया मुस्कुराएं, और राजकुमारी साहिबा कृपया महाराज के बजाय इधर देखें। चित्रकारों ने हमें निर्देश देने की पूरी कोशिश की, जबकि मिल्टियार्ड्स ने मुझे अपनी गोद में पकड़ा हुआ था। लेकिन जैसा कि सोचा जा सकता था, चित्र पूरा होने में बहुत समय लगा। कैस को रोगाटा जंगल गए 1 महीना बीत चुका था। बहुत कुछ था जो मैं उससे पूछना चाहती थी, लेकिन हमें उनकी तरफ से कोई खबर नहीं मिली थी। आखिरकार वो ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां से कोई पत्र भेज या प्राप्त कर सके। हालांकि जादू मौजूद था। मैं उसे पत्र भेजने के लिए अपने संदेश मंत्र का उपयोग कर सकती थी। इसीलिए मैंने कैस को पत्र लिखने के लिए कुछ समय निकाला। तुम कैसे हो? अगर तुम कोई पागलपन भरा कारनामा करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे मरने की पूरी संभावना है, इसलिए बैरिट के करीब रहना। कोई बेवकूफ़ी मत करना। हरेल अच्छा कर रहा है। वह जल्द ही वर्णमाला सीखना शुरू कर देगा। वह बहुत बुद्धिमान है। मैं भी ठीक हूँ। कुछ दिन पहले मेरी बर्थडे पार्टी थी। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे अगले जन्मदिन पर यहाँ होगे। अक्षर थोड़े टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि जो पेन मैं इस्तेमाल कर रही थी वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। मैंने कैस को उसके छोटे भाई के बारे में छोटी छोटी बातें बताईं और आखिरी वाक्य लापरवाही से लिखने के बाद मैं पत्र को दोबारा पढ़ने के लिए रुकी। क्या ये कुछ ज्यादा ही हो गया था? मैंने उस आखिरी हिस्से को हटाने के बारे में सोचा, लेकिन अंत में उसे रहने देने का फैसला किया। आखिरकार हम अजनबी नहीं थे। मैंने हस्ताक्षर किए और लिफाफे को सील कर दिया। मुझे नहीं पता था कि किस फरिश्ते ने संदेश मंत्र बनाया था, लेकिन पत्र भेजने से पहले मैंने मन ही मन 3 बार उन्हें धन्यवाद दिया।
कैस के जाने के बाद ये दूसरा पत्र था जो मैंने उसे भेजा था। कुछ दिनों बाद आखिरकार थियोडोर की बर्थडे पार्टी का दिन आ गया। महल को भव्य रूप से सजाया गया था और उत्सव में कई रईसों को आमंत्रित किया गया था। क्या आप ये सब देख रहे हैं? ये सब आपकी भतीजी की शक्ति के कारण है, मैंने उसे छेड़ा। धन्यवाद मिस भतीजी, थियोडोर ने अपने टक्सीडो में अजीब तरह से हंसते हुए कहा। क्या आप घबराए हुए हैं? थोड़ा सा। क्यों? काफी समय हो गया है जब मैं इस तरह के किसी समारोह में गया था। वो उदास होकर मुस्कुराया, जैसे उन दिनों को याद कर रहा हो जब उसे मिल्टियार्ड से बचकर रहना पड़ता था। इतने अच्छे दिन पर चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्योंकि मैं खुश हूं। आप बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हैं। नहीं, मैं सच में अभी बहुत खुश हूं, थियोडोर ने पलटकर जवाब दिया और शर्माते हुए हंसा। और तुम भी यहाँ हो। थियोडोर बहुत प्यारा था। वो इतना प्यारा क्यों था? सही कहा, मैं भी यहाँ हूं, मैं सहमत हुई। हाँ, शुक्रिया। अब एक गहरी सांस लें और उसे बाहर छोड़ें। मैंने थियोडोर को शांत करने की कोशिश करते हुए निर्देश दिया। मैं हरेल की ओर मुड़ी जो पार्टी के लिए तैयार हो रहा था। कुछ दिन पहले वो कार्यक्रमों को लेकर बहुत उत्साहित लग रहा था, लेकिन अब वो उदास दिख रहा था। हरेल, मैंने उसे उत्साह से पुकारा। उसने चौंक कर ऊपर देखा और अचानक बोला, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। हरेल ने मेरी ओर देखा और अपना सिर झुका लिया। उसे क्या हुआ था? क्या उसे चोट लगी थी? मैंने कुछ देर उसे ध्यान से देखा। मिस एंजल, हरेल ने मेरी आस्तीन खींचते हुए पूछा। हाँ, क्या मैं आज आराम कर सकता हूं? तुम आराम क्यों करना चाहते हो? मैं पार्टी में नहीं जाना चाहता। हरेल की इस चौंकाने वाली बात पर मेरी आंखें फटी रह गईं। मैंने उसे खाली नजरों से देखा, जबकि वो अपने पैरों की ओर देख रहा था। क्षमा करना, मैं बस थोड़ा हैरान रह गई थी। तुम पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहते? मैंने सांत्वना देने वाली आवाज में पूछा। क्या तुम्हें पार्टियां पसंद नहीं हैं? या तुम्हें नींद आ रही है? हरेल चुप रहा, लेकिन उसने मेरे सवालों के जवाब में अपना सिर हिलाया। तो फिर क्यों? फिर भी हरेल ने चुप्पी साधे रखी। वह अपने सामान्य व्यवहार जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं उसे थियो के बड़े दिन पर अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मुझे लगता है कि बड़े भाई थियो तुम्हारे साथ जश्न मनाने का इंतजार कर रहे होंगे। क्या तुम वाकई नहीं जाना चाहते? मैंने पूछा। हरेल की झिझक से मैं बता सकती थी कि वो थियो को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता था, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए उत्साह बढ़ाया और कहा, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम थियो को जन्मदिन की बधाई दे सको। उसके बाद तुम पार्टी से जाने के लिए स्वतंत्र हो। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर तुमने उसके जन्मदिन पर उससे कुछ नहीं कहा? हरेल ने सावधानी से सिर हिलाया। मिस्टर हरेल, पार्टी में जाने का समय हो गया है, लाना ने कहा। चूंकि मैं शाही परिवार का हिस्सा थी, इसलिए मैं पार्टी में बाद में प्रवेश करूंगी, इसलिए मैंने लाना से हरेल को ले जाने और उसका ख्याल रखने के लिए कहा। लाना का हाथ पकड़कर हरेल ने आखिरी बार मेरी ओर मुड़कर देखा। मिस एंजल, आपको जल्दी आना होगा। मैंने सिर हिलाया। आपको आना ही होगा। मैं आऊंगी। हरेल के घबराए हुए चेहरे ने मुझे बेचैन कर दिया। क्या कुछ चल रहा था? वो परेशान लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था क्यों। मुझे उसकी पहले वाली चुप्पी भी काफी संदिग्ध लगी। जब मैं इस बारे में सोच ही रही थी, तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर हवा में ऊपर उठाया जा रहा है। अरे! मैं भ्रम में चिल्लाई। मुझे पता ही नहीं चला कि वो कमरे में कब आया, लेकिन मिल्टियार्ड्स ने मुझे अपनी गोद में उठा रखा था। क्या सोच रही हो? उसने पूछा। डैडी, आप कमाल लग रहे हैं। मैं हैरानी से कुछ बार पलकें झपकाने के बाद हंसी। कमाल? बिल्कुल लाजवाब। मैंने अपना चेहरा अपने हाथों में लिया और सराहना भरी नजरों से उसे देखा। जब भी मैं आपको देखती हूं, मुझे फोटोसिंथेसिस करना पड़ता है, क्योंकि आप सूरज की तरह चमकते हैं। डैडी, क्या आप कोई तारा हैं? रुक जाओ, क्योंकि आप हमेशा चमकते रहते हैं। मिल्टियार्ड्स ने पछतावे में अपना मुंह बंद कर लिया। उसका चेहरा इतना प्यारा लग रहा था कि मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मुझे अपनी गोद में लिए हुए हम वहां चले गए जहां लियाम हमारा इंतजार कर रहा था। पार्टी में प्रवेश करने का समय हो गया था। मिस्टर हरेल, मिया वहां है, चलो उससे बात करते हैं। ठीक है, हरेल ने दबे स्वर में उत्तर दिया। लाना का हाथ पकड़े हुए वो अनैच्छिक रूप से कांप उठा। मिस्टर हरेल, क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं? मैं ठीक हूं।
लाना ने हरेल के अजीब व्यवहार पर अपना सिर हिलाया। उसका हमेशा मुस्कुराता रहने वाला चेहरा झुका हुआ था, लेकिन उसने सोचा कि शायद वो राजकुमारी को याद कर रहा है। चिंता न करे मिस्टर हरेल, राजकुमारी साहिबा जल्द ही यहाँ होंगी। ठीक है। राजकुमारी का जिक्र होने पर भी, जिससे आमतौर पर हरेल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, इस बार कोई असर नहीं हुआ। लेकिन लाना को किसी बात का संदेह नहीं हुआ। सरप्राइज! लाना ने पुकारा। वो कितना प्यारा लग रहा है, मिया ने खुशी से कहा। हमने उसका टक्सीडो काउंट थियोडोर से मैच किया है। क्या वो प्यारा नहीं है? लाना की आवाज में गर्व का भाव था। मिस्टर हरेल बड़े होकर सबका दिल जीतने वाले बनेंगे। जब दोनों महिलाएं उस पर प्यार लुटा रही थीं, तब भी हरेल सहज नहीं हो पा रहा था। बड़े भाई थियो और मिस एंजल कहाँ हैं? उसने मन ही मन सोचा। उसने इधर उधर देखा और उसकी नज़र एक छोटी लड़की पर पड़ी, जिससे वो पहले मिल चुका था। जब उनकी नज़रें मिली तो वो दबी हंसी हंसने लगी। ओह, क्या तुमने किसी दोस्त को देखा? क्या तुम उनके पास जाना चाहते हो? लाना ने पूछा। नहीं, कोई बात नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है। लाना मुस्कुराई और हरेल को युवा रईसों के पास ले गई, लेकिन हरेल को अपने सीने में जकड़न महसूस हुई और उसने अपनी नजरें जमीन पर ही टिकाए रखीं। तभी उसने उन्हें सुना। इसे क्या लगता है कि ये कौन है जो यहाँ आ रहा है? बर्फीले लहजे को सुनकर हरेल का चेहरा पीला पड़ गया। सही कहा ना, इसे अपनी जगह नहीं पता। क्या कोई इस भिखारी को कुछ पैसे देना चाहता है? हमें कम भाग्यशाली लोगों की मदद करनी चाहिए। कहानी जारी रहेगी।